हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस। आप लोगों को ये मैक्सवेल्स इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मिलता है। मैक्सवेल ने हमें कुछ इक्वेशंस दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है, जिसे हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। वो इक्वेशन 4 होते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल हमें कुछ इक्वेशन दिए थे, 4 इक्वेशन दिए थे, कुछ क्या 4 इक्वेशन दिए थे, और उनके द्वारा दिए गए इक्वेशंस को हम मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, देयर आर 4 फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें 4 इक्वेशंस मिलते हैं जिसे हम मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। देयर आर 4 फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 4 इक्वेशंस दिए, ठीक है। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 4 इक्वेशंस दिए, और उन 4 इक्वेशंस को हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो 4 इक्वेशंस कुछ ये हैं। देखिए, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dv/dt, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे H हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है, तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू J प्लस del D/del T, ठीक है, 10 o'clock. del D/del T। और जो J कर्ल ऑफ H इक्वल टू J प्लस del D/del T। del D/del T हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, और J हमारा करंट, वो क्या बोलते हैं उसे, कंडक्शन करंट डेंसिटी है, ठीक है। ये J हमारा कंडक्शन करंट डेंसिटी शो करता है, और del D/del T हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है। ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ है, मतलब एम्पियर्स ने जो मैग्नेटिज्म में लॉ दिया था उसका करेक्शन फॉर्म में, ठीक है, उसे मॉडिफाई किया था मैक्सवेल्स ने, ठीक है। और उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू रो, ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक है, ठीक है। ये कुछ 4 इक्वेशंस है जो हमें मैक्सवेल्स ने दिया था। तो हम इन 4 इक्वेशन का डेराइवेशन करेंगे, ठीक है। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -del B/del T, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका ये हमें बताता है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता रहता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। ये फैराडेज लॉ का फर्स्ट लॉ बताता है, ठीक है। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, ये सेकंड लॉ बताता है, E इक्वल टू -del T, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ, ठीक है, विच अपोज द करंट, ठीक है। जो करंट उसमें फ्लो करता है उसका अपोज करता है जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और करंट, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को और एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, वो होता है E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E.dl, ठीक है, E.dl। ये हमें रिलेशन मिलता है क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, इसे हम लोगों ने इक्वेशन 2 दे दिया, और इस फॉर्मूला को हम लोगों ने इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है। अब द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन B। और अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमें मालूम है B.ds, ठीक है, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ B.ds। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम डिफरेंशिएट इसलिए करेंगे ताकि dϕ/dt जब हमारा आएगा तो उसे हम E लिख पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, तो dϕ/dt हो गया, और ये del B/dt हो गया, और ये ds हो गया, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करने से हमें ये मिलता है। अब देखिए, dϕ/dt हम जानते हैं कि E इक्वल टू -dϕ/dt, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे -E होगा, लेकिन माइनस को हम इस साइड लेंगे, ठीक है। तो E इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल del B/del T.ds, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में होगा। तो इसे हम इक्वेशन 3 देते हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हमारा दोनों ई का वैल्यू आता है।
ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, ई इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस। अब हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। तो हमें ये मिलता है। अब हम लोग लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कर सकते हैं स्टोक्स थ्योरम से, ठीक है। तो ई लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू हम कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस वेक्टर कर सकते हैं। इससे ये हमारा स्टोक्स लॉ से होता है, ठीक है, स्टोक्स लॉ से होता है, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हम क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 4 मान लीजिए इसे। तो अब हम इक्वेशन 4 में हम क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। तो हमें कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस वेक्टर और माइनस सरफेस इंटीग्रल डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस मिलता है। अब यहाँ पे डी एस कैंसिल हो जा रहा है, सरफेस इंटीग्रल कैंसिल हो जा रहा है। तो हमें सिर्फ मिल रहा है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। क्या देखिए, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो यहाँ पे हमारा मैक्सवेल्स का फर्स्ट लॉ डिराइव्ड हो जाता है, ठीक है। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, इसे हम फैराडेज लॉ भी कहते हैं, ठीक है। फैराडेज का डिफरेंशियल फॉर्म है, फैराडेज लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ की। तो हमारा सेकेंड लॉ क्या है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू जे प्लस जे डी। जे हमारा कंडक्शन करंट डेंसिटी है और ये जे डी हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट जब हम किसी कैपेसिटर के बीच वैक्यूम में कुछ नहीं करते और एक प्लेट को चार्ज करते हैं तो दूसरा प्लेट ऑटोमेटिक चार्ज होता है, तो इसके बीच एक करंट इंड्यूस होता है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, ठीक है। आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से डिस्प्लेसमेंट करंट का ये मिल जाएगा, वीडियो होगा, देख लीजिएगा आप, डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। तो जे प्लस जे डी, तो कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे प्लस जे डी, ठीक है। ये हमारा मैक्सवेल्स का सेकेंड लॉ है। तो अब हम इसको डिराइवेशन करेंगे। तो हम जानते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ ये होता है। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ एज गिवन बाय मैक्सवेल्स इज एम्पियर सर्कुलर लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म मैक्सवेल्स ने दिया था, जो इक्वेशन ये है, ठीक है। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है एम्पियर सर्कुलर लॉ का, जो मैक्सवेल की तरफ से दिया गया था। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, जो जे डी, ठीक है। जे डी का वैल्यू यही है, देखिए जे डी का वैल्यू यही है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, या जे डी लिख सकते हैं, डॉट डी एस। अब हम स्टोक्स थ्योरम जो हमें मिला है वेक्टर में जो हमें मिला है उससे हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया। तो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट डी एस, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट डी एस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे प्लस डेल डी बाई डेल टी डॉट डी एस, ये हमारा पहले से था। तो अब यहाँ सरफेस इंटीग्रल कैंसल, डी एस कैंसल। तो अब हमें बच जाता है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, ठीक है। इससे हमारा मैक्सवेल्स का सेकेंड लॉ डिराइव्ड हो जाता है। अब देखते हैं मैक्सवेल्स का थर्ड लॉ, डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। तो हमें गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बताता है। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इक्वल टू 1 बाय एब्सोल्यूट नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। मतलब मान लीजिए गॉसियन सरफेस जो होता है गॉस लॉ में, उसमें से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस, वो इक्वल होता है 1 बाय एब्सोल्यूट नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। जो उस सरफेस के अंदर से जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो इक्वल होता है 1 बाय एब्सोल्यूट नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, ठीक है। अब देखिए हमें
यही मिलता है। इसका क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, ये हम बाद में दे देते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इक्वल ये ही दे देते हैं क्यू बाय एब्सोल्यूट नॉट। तो हमारा फाई टोटल फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इक्वल टू क्यू बाय एब्सोल्यूट नॉट, यही हमें गॉस लॉ बताता है। ठीक है, तो जब हम इसको अब छोड़ के इन दोनों को सिर्फ लिखते हैं, ठीक है, और एब्सोल्यूट नॉट को इधर से इधर ले गए, ठीक है, तो हमारा एप्सिलॉन ई को हम डी लिख देते हैं। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन डी डॉट डी एल इक्वल टू क्यू हुआ। अब हम लाइन इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल भी डाइवर्जेंस ऑफ डी डॉट डी एल सॉरी डॉट डी वी, हम इसे गॉस लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, गॉसेस थ्योरम इन वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल को कैसे वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने फर्स्ट सेम में पढ़ चुका है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस डी डॉट डी वी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डॉट डी वी। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल कैंसल, डीवी कैंसल, तो डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो, ये हमें मिल गया मैक्सवेल्स लॉ का थर्ड इक्वेशन। ठीक है, गॉस लॉ से हम, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम मैक्सवेल्स का थर्ड लॉ निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब डाइवर्जेंस ऑफ बी का हम बात करते हैं, मैक्सवेल्स का लास्ट इक्वेशन। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस। गॉस लॉ, मैग्नेटिज्म का जो गॉस लॉ है वो हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक लाइंस जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब मान लीजिए एक सोलिनॉइड से मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो उसमें राउंड राउंड घूमता रहता है। ठीक है, राउंड राउंड घूमता रहता है, राउंड राउंड घूमता रहता है। ठीक है, तो लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इंटरिंग इनटू द वॉल्यूम इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिविंग द वॉल्यूम। मान लीजिए इस एरिया में से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स जितना इंटर करेगा उतना ही तो निकलेगा ना। द मैग्नेटिक फ्लक्स इंटरिंग इनटू द वॉल्यूम इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिविंग द वॉल्यूम। ठीक है, जितना इंटर कर रहा है उतना लिव भी कर रहा है। तो इससे हमें मिलता है कि डाइवर्जेंस, इससे हमें मिलता है कि कर्ल ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब ये फाई इक्वल टू 0 होता है। बी डॉट डी एस हम लोग जानते हैं कि फाई होता है, तो फाई इक्वल टू 0 होता है, मतलब टोटल निकल ही जाता है। ठीक है, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। अब फिर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम फिर ये कर सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल को हम लोगों ने वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, डाइवर्जेंस बी डॉट डी वी इक्वल टू 0। अब डी वी और ये 0 हो गया, तो कर्ल किसी 0 का इंटीग्रल ही 0 होगा, तो ये मान लीजिए 0 हो गया, तो कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। ये डिराइव हो गया मैक्सवेल्स का थर्ड लॉ। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक जो मैग्नेट का मोनोपोल होता है वो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा कपल के साथ होता है। साउथ पोल होगा तो नॉर्थ पोल भी होगा ही, मोनोपोल कभी नहीं होता। ठीक है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ बी हमें ये बताता है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कहीं भी सिंगल पोल हमें मैग्नेट का नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमें बताता है मैक्सवेल्स का फोर्थ लॉ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो अभी मैक्सवेल्स का इक्वेशन पढ़ाया, मैक्सवेल्स का इक्वेशन का डेरिवेशन कराया, आपको समझ आ गया होगा। तो मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर आपको मैं नोट प्रोवाइड